आपके साथ मैं हूं विवेक। बुलेटिन में बात रुपेश हत्याकांड की, जिसमें पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या हुए आज 4 दिन हो गए, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। सीएम के सख्त निर्देश के बाद भी पुलिस हत्यारों को पकड़ नहीं पाई है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटा है। एक हत्या, अड़तालीस घंटे, पुलिस के हाथ खाली। पुलिस पटना एयरपोर्ट से लेकर शास्त्री नगर तक के सीसीटीवी खंगाल रही है। बुधवार को 8 से 10 घंटे तक पटना पुलिस ने एयरपोर्ट पर जांच की और कर्मचारियों से पूछताछ की। पुलिस ने दावा किया है कि रुपेश हत्याकांड में कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं, लेकिन किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंची। अब विपक्ष पुलिस की कार्यशैली के साथ साथ सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहा है। रुपेश सिंह के जो हत्यारे हैं खुलेआम हत्या करके खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है। अभी भी नींद नहीं खुल रहा सरकार का। कैसा लॉ एंड ऑर्डर, कैसा सुशासन का ये बात करते हैं। बिहार की जनता को शक है कि कई बड़े चेहरे को नकाब से कई बड़े पदाधिकारी, कई बड़े नेता जिनका चेहरा नंगा हो सकता है, उसको सरकार बचा सकती है। नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री जरूर बन गया, लेकिन उनकी न तो मना स्थिति है चलाने की बिहार, और इच्छा शक्ति पहले ही मर गई है। पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने रुपेश कुमार के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की और सांत्वना दी। सुशील मोदी ने कहा कि सीएम ने सख्त निर्देश दिया है, अपराधी जहां भी हो बचेंगे नहीं। वहीं जेडीयू नेता संजय झा ने भी अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। सरकार ने एक बड़ी चुनौती के रूप में इसको लिया है। अपराधी बच कर कहीं निकल नहीं पाएंगे। इतना मैं जरूर आश्वस्त कर सकता हूं कि बिल्कुल जो भी किया है वो पकड़ा जाएगा, और जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा मिलेगी, उसको सजा मिलेगी। सियासी आरोप प्रत्यारोप को छोड़ भी दें तो भी मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद भी अगर रुपेश कुमार के हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठेगा ही। सवाल है कि क्या क्राइम कंट्रोल बिहार पुलिस के बस का नहीं? क्या बिहार पुलिस अपना इकबाल खो चुकी है? अगर नहीं तो फिर 48 घंटे बाद भी रुपेश के हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से बाहर कैसे? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आनंद अमृतराज के साथ छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। तो ये भी जानिए कि रुपेश हत्याकांड में अब तक हुआ क्या है। मंगलवार शाम को रुपेश की हत्या हुई थी, उसके बाद कैसे गतिविधि आगे बढ़ती है। हत्या के बाद एसआईटी का गठन होता है। इसी तरह बुधवार को एयरपोर्ट पर घंटों जांच चलती है, पूछताछ होती है, जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और एयरपोर्ट पर कई लोग इस जानकारी जुटाने के क्रम में सामने आते हैं। गुरुवार यानी कि कल भी पुलिस जांच में जुटी रही। तो रुपेश हत्याकांड में बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 60 घंटे बाद पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। 48 घंटे तक की रिपोर्ट हम आपको बता रहे थे, लेकिन 60 घंटे बाद भी अभी तक पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा है। कई कड़ियों को जोड़ने में पुलिस जुटी हुई है। कुछ भी हालांकि पुलिस कह नहीं रही, बता नहीं रही और इनकार कर रही है कुछ भी बताने से। गुत्थी सुलझने में 1-2 दिन और लगेगा, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। और संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी संजय, जो जानकारियां मिल पा रही है 60 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है, और जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां मिल पा रही है, आखिर कब तक इसे सॉल्व किया जाएगा इस पूरे मामले को? देखिए, निश्चित तौर पर पटना पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनसे जो मेरी बातचीत हो रही है, उसमें एक बात तो तय है कि पुलिस इस मामले की गुत्थी निश्चित तौर पर सुलझा लेगी। बहुत हद तक पुलिस को क्लू मिला है, लेकिन फिलहाल मीडिया से अनुसंधान प्रभावित होगा, इसको लेकर पुलिस अधिकारी बहुत कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि पुलिस अधिकारी भी मानते हैं कि सारे मामले की गुत्थी पटना एयरपोर्ट से
वहीं से सुलझ पाएगी। और पटना एयरपोर्ट पर पुलिस ने खासा अपने को फोकस किया हुआ है। पटना एयरपोर्ट पर एक शख्स है जिसकी नौकरी रुपेश ने ही लगवाई थी, और वो शख्स राजा बाजार इलाके, जो बेली रोड से सटा हुआ एक इलाका है, वहाँ पर वो शख्स रहता है। पुलिस ने उससे कई दौर में बातचीत की है, और उस शख्स से जुड़े हुए कई लोग हैं जो पटना से बाहर दूसरे जिलों में रहते हैं, उनको पुलिस ने अपनी रडार पर लिया है। पुलिस की एक टीम वहाँ पहुँच गई है, और पटना से कुछ ही दूरी पर वो जिला है जहाँ पर पुलिस पहुँची है, उससे भी वहाँ पर पुलिस ने पूछताछ की है। और निश्चित तौर पर पुलिस अधिकारी जिस थ्योरी पे काम कर रहे हैं उन सबको एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इतना तो तय है कि इस मामले में केवल 2 अधिकारी, जैसा पहले दिन पता लग पाया था सीसीटीवी फुटेज में कि 2 अपराधियों ने रुपेश को गोली मारी थी, केवल 2 अपराधी नहीं है, बल्कि इसमें आधा दर्जन से अधिक लोग इन्वॉल्व हैं। जिस दिन घटनाक्रम था, एयरपोर्ट से अपराधी उनकी रेकी करते चल रहे थे, और कई जगहों पर एयरपोर्ट से लेकर जो पुनाई चक उनका आवास है, वहाँ पर कई सीसीटीवी फुटेज से कई अहम सुराग पुलिस को मिले हैं, और इन सभी सीसीटीवी फुटेज को पुलिस वो देख रही है, बारीकी से देख रही है, और कई लोग कई सीसीटीवी फुटेज में नजर आए हैं पुलिस को। और निश्चित तौर पर यह मामला अगर सुलझेगा तो मोबाइल सर्वेलांस पर जिस तरीके से उस इलाके में कई मोबाइल जो थे जिस समय से रुपेश चले थे एयरपोर्ट से पुनाई चक, कई मोबाइल जो थे ओपन थे, तो उन मोबाइल को और इन चेहरों को पुलिस मिला रही है। और निश्चित तौर पर जो पुलिस अधिकारी का जो बॉडी लैंग्वेज उनका जो बता रहा है, वो फिलहाल भले इस पूरे मामले पर बहुत कुछ ज्यादा बोलने को तैयार नहीं हो। संजय, जो शुरुआती जांच में ये कहा गया कि ठेकेदारी और इन सब चीजों से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा था, और अभी जो सूत्र आपके जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस बार बार घूमकर बेली रोड से पहुंचती है एयरपोर्ट के पास, और एयरपोर्ट से फिर एक बार अनुसंधान शुरू करती है, जांच शुरू करती है। तो कहीं ना कहीं ये मामला थोड़ा सा डेविएट होता है। हालांकि इसके पीछे कुछ बड़ा हाई प्रोफाइल की बात चल रही है, क्या चल रहा है इसके पीछे? देखिए, निश्चित तौर पर यह हाई प्रोफाइल मामला है, और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट जिन लोगों का है वो मामूली लोग नहीं है, ऐसा पुलिस भी मानकर चल रही है। भला रुपेश की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती थी, पुलिस आम लोगों की तरह ये बात नहीं पचा पा रही है, लेकिन जो लिंक अब तक मिले हैं पुलिस को, उससे पुलिस अधिकारी भी मानते हैं कि ये कोई मामूली हत्याकांड नहीं है, इसमें हाई प्रोफाइल साजिश की गई है। और निश्चित तौर पर जब खुलासा होगा तो वो सभी के लिए चौंकाने वाला होगा। विवेक जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय, हमसे बातचीत करने के लिए। तमाम जानकारियों के लिए आप नजर बना रखें। अब बात करेंगे सौगातों से भरे शुक्रवार की। तो बिहार के लिए आज का दिन खास है क्योंकि सौगातों का शुक्रवार है। सीएम नीतीश कुमार आज 3 बड़ी सौगात देने जा रहे हैं जो पटना से राजगीर तक है। और पटना में मुख्यमंत्री आज अटल पथ का उद्घाटन करने वाले हैं, राजगीर में वेणुवन और घोड़ा कटोरा पार्क का लोकार्पण करने वाले हैं। तो 3 बड़ी बात आज होने वाली है, 3 बड़ी सौगातों की बात आज शुक्रवार को होगी। और मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो पटना से लेकर राजगीर तक का होगा। राजगीर में 2 लोकार्पण करने हैं जिसमें वेणुवन है, और इसके अलावा राजगीर की अगर हम बात करें तो वहां पर घोड़ा कटोरा पार्क का लोकार्पण होना है, जबकि पटना में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर पथ का उद्घाटन होना है। और चलिए रजनीश से जानकारी लेते हैं। 3 बड़े कार्यक्रम है आज मुख्यमंत्री, क्योंकि सौगातों भरा शुक्रवार कहा जा रहा है। रजनीश, बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से नई सरकार का गठन हुआ उसके बाद लगातार बिहार वासियों को सीएम सौगात दे रहे हैं, और राजधानी पटना वासियों का खासकर आज इंतजार खत्म हुआ है। चंद मिनटों बाद सीएम नीतीश कुमार बड़ी सौगात दे रहे हैं, और इस वक्त आपको हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के आर ब्लॉक की। आर ब्लॉक से दीघा पथ का निर्माण हो गया है और आज सीएम उद्घाटन करेंगे। बतौर देख सकते हैं तैयारी पूरी कर ली गई है, और 11 बजे का वक्त दिया गया है जब सीएम आएंगे। देख सकते हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं, और यही वो मैप दिया गया है जहां सीएम अभी खुद उद्घाटन के बाद मुआयना करने के लिए निकलेंगे। देखिए, यही आर ब्लॉक है, और यहाँ से सीधा ये 6 लेन गुजरती है, यानी विधानसभा के पास से सड़क है। और देख सकते हैं कि 6 लेन जो है ये सीधा दीघा तक जाएगी, यानी बीच में 3 फ्लाईओवर भी बनाए गए हैं। शिवपुरी, राजीव नगर, बेली रोड 3 फ्लाईओवर है, और यहाँ पर आप देखिए मंच बनाए गए हैं, ठीक सामने मंच बनाए गए हैं, और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे, पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे। और देखिए यहीं पर वो शिलान्यास बोर्ड है, और ये उद्घाटन करने के बाद प्रेस को ब्रीफ भी करेंगे जिसकी तैयारी कर ली गई है। यानी 6 लेन
जो सड़क है 397.57 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ है। महज 2 साल में इस पुल का निर्माण हुआ है। और बता दें आपको कि कोरोना काल में अक्टूबर में ही इसका कहीं ना कहीं उद्घाटन होना था, लेकिन 4 माह विलंब होने के बाद पूरी तैयारी कर ली गई है और अब चंद मिनटों बाद जो सड़क है उसका उद्घाटन होने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पर भी पार्क बनाए गए हैं, खूबसूरत सा नजारा है। और सीएम उद्घाटन के बाद वृक्षारोपण भी करेंगे। वन विभाग की टीम यहाँ मौजूद है और यहाँ देख सकते हैं कि सीएम आएंगे, वृक्षारोपण भी करेंगे, क्योंकि जो 6 किलोमीटर तक ये सड़कें हैं उसके दोनों तरफ, यानी जो एलिवेटेड के पास जो रोड है उसके दोनों तरफ जो है वृक्षारोपण किया गया है और सीएम एक संदेश भी देंगे वृक्ष लगाकर। तो ये आप तस्वीर दिखा रहे हैं। अब हम सड़क की तरफ लिए चलते हैं आपको हम कि सड़क का नजारा कैसा है। चारों तरफ देख सकते हैं कि बैलून से सड़कों को सजा दिया गया है। दिन में भी जो लाइटिंग है आप देख सकते हैं कि लाइटिंग की व्यवस्था कराई गई है। यानी अब यहाँ से सीएम मुआयना करने के लिए दीघा तक निकलेंगे, उसको लेकर तैयारी कर ली गई है। ये सड़क है जिसमें काफी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो क्रॉसिंग साइन है उसको भी दिया गया है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि सचिवालय थाने के अंदर कंट्रोल रूम बनाया गया है जो 365 दिन इस सड़क के जो परिचालन है उसका मॉनिटरिंग करेगा। साथ ही यहाँ पर ट्रैफिक पोस्ट का निर्माण भी कराया गया है, तो कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी और राजधानी वासियों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। चंद मिनटों का वक्त है, जब सीएम आएंगे उसके बाद 397 करोड़ की लागत से जो निर्माण हुआ है पथ का, उसकी सौगात देंगे। एक बड़ी चुनौती थी राज्य सरकार के लिए, क्योंकि ये जो आप सड़क देख पा रहे हैं यहाँ पर पहले रेलवे की पुल हुआ करती थी और पटना जंक्शन से दीघा तक लोग रेल के सहारे सफर करते थे। लेकिन जब भारत सरकार से डील हो गया उसके बाद 222 करोड़ रुपए बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को मुहैया कराई, जिसके बाद अतिक्रमण खाली कराना एक बड़ी चुनौती थी। दोनों तरफ झुग्गी झोपड़ी बड़ी संख्या में थे, लेकिन उसको भी खाली करा लिया गया और 2 साल में यह सड़क तैयार है। 6 लेन का तोहफा मिलने वाला है, यानी अब महज 6 किलोमीटर की दूरी 6 मिनट में अब लोग तय कर सकेंगे। चाहे वो पुनाईचक के लोग हों, शिवपुरी के लोग, राजीव नगर के लोग या बेली रोड के लोग या IGMS जाने वाले लोग, अब मात्र 6 मिनट में अब इस सड़क के सहारे अब बिना जाम का सफर किए अब जो है सड़क पर जो है सफर तय कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से अब देख सकते हैं सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली है विवेक, और सीएम आएंगे उसके बाद उद्घाटन का कार्यक्रम होगा। इस साल अगर बात करेंगे तो कई तरह के सौगात दिए गए हैं। जनवरी माह है और लगातार सौगातों का माह है और आज शुक्रवार का दिन खास है क्योंकि एक साथ कई योजनाओं का उद्घाटन होने वाला है। तो निश्चित रूप से अब कुछ ही पल के बाद जो है सीएम यहाँ पहुंचेंगे और 397 करोड़ का जो ये पथ निर्माण हुआ है, जिसका नामकरण दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से किया गया है, यानी अटल पथ इसका नाम होगा और ये बड़ी सौगात बिहार वासियों को मिलने वाली है। तो ये मंच है जहाँ पर सीएम खुद आएंगे, उसके बाद मुआयना करेंगे, उद्घाटन करने के बाद वृक्षारोपण करेंगे। तो एक जिस तरह से इंतजार किया जा रहा था कि पटना को जाम से कैसे मुक्ति मिलेगी, तो राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है और जाम से मुक्ति दिलाने के लिए एक बड़ा जो पथ है खासकर 6 लेन का, उसका अभी उद्घाटन होना है। तमाम जो अधिकारी हैं देख सकते हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं और अब चंद मिनटों बाद यहाँ पर उद्घाटन कार्यक्रम होना है। यही वो शिलान्यास के साथ साथ उद्घाटन जो पट लगाया गया है, शिलापट, यहाँ पर आएंगे और उद्घाटन करेंगे। बगल में एक वीडियो वॉल वहां पर लगाया गया है, क्या चल रहा है उसमें, वो तस्वीरें क्या हैं? बिल्कुल, हम वो भी दिखाते हैं आपको कि एक बड़ा देख सकते हैं LED स्क्रीन लगाए गए हैं। जो आम लोग हैं वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, दिन ढल रहा है, धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं और उनको जानकारी देने के लिए देख सकते हैं बिहार सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं, खासकर जो अभी पथ निर्माण हुआ है उसका तमाम जो है देख सकते हैं कि उसकी तस्वीर दिखाई जा रही है। और इसी तरह से बिहार सरकार लगातार, हम यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे हम बात करेंगे, क्या कहेंगे, कितनी बड़ी सौगात किया जाता था। नए वर्ष का इससे बेहतर सौगात पथ निर्माण विभाग की तरफ से नहीं हो सकता था। और सबसे बड़ी बात है कि ये परियोजना रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। 1 साल 9 महीने में ही ये परियोजना पूरा तैयार किया गया है। बड़ी चुनौती थी ये, क्योंकि अतिक्रमण था चारों तरफ, अतिक्रमण था, काफी मंदिर थे, मंदिर का रिलोकेशन करना, काफी पेड़ थे, पेड़ को ट्रांसलोकेट करना, दो चार जो सीवरेज के ड्रेन थे उसको फिर से सही करना, उसके बाद कुछ अतिक्रमण थे, काफी मकानों को चुरा गया। इस सड़क की खासियत बता दें। एक मॉडल रोड में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं इस रोड में आप देखेंगे।
इस रोड को बनाने में पर्यावरण का ध्यान रखा गया है, सेफ्टी का ध्यान रखा गया है, लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। देखिए इसमें पेड़ कटने दोनों तरफ आप देखिए कि हम लोगों ने प्लांटेशन कराया है, एक गार्डन हम लोगों ने बनवाया है, उसके बाद बस स्टैंड है, उसके बाद टॉयलेट ब्लॉक्स है। बिल्कुल, बिहार राज्य पथ विकास निगम के सीजीएम हमारे साथ थे और ये तमाम जानकारी दे रहे थे क्या खासियत है इस सड़क की। रजनीश, आप नजर बनाकर रखिए, एक बार फिर हम आपके तक पहुंचेंगे। तो शेखपुरा से खबर है, जहां कुशुम्भा ओपी के बेलदरिया गांव में मिजल्स और चिकन पॉक्स से ग्रामीणों में दहशत है। गांव में 40 से ज्यादा बच्चे और महिलाएं हैं जो इस 2 जटिल बीमारियों से प्रभावित हैं। मीडिया की पहल पर सदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने गांव में लोगों को दवाएं मुहैया कराई हैं। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने लोगों से साफ सुथरा रहने की हिदायत दी है। 6 दिन से बुखार हुआ, उसके 2 दिन के बाद हरेक को जो है सो कुछ दाना रेड टाइप का स्पॉट निकला और उसके बाद कुछ को वही रेड स्पॉट बड़ा हो गया। उसके बाद हमको सूचना मिला, उसके बाद आके घर घर हम हरेक घर में जाके सभी बच्चों का निरीक्षण किए। इसमें कुछ बच्चों को जो है सो मिजिल्स है और कुछ बच्चों को चिकन पॉक्स है। इसलिए सभी घर में जाके सबों को दवाई दे के और रहन सहन के बारे में बताया गया कि सबको जिसको भी हो उस बच्चा को अलग रखना है, साफ सुथरा रखना है, खाना सही देना है, पानी साफ पिलाना है। इधर पूर्णिया में आज न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कोहरा और कनकनी बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है और इस कड़ाके की ठंड में शहर में अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है, ना गरीबों को कंबल बांटा जा रहा है। कड़ाके की इस ठंड में लोगों की परेशानियों का जायजा लिया है हमारे सहयोगी कुमार प्रवीण ने। पूर्णिया में एक बार फिर कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग किस तरह से अलाव के सहारे अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। लोग यहाँ पर कई लोग बैठे हुए हैं और ये चुन बीच के यहाँ पर लाए हैं और इसी अलाव के सहारे ज़िंदगी काट रहे हैं। आइए हम यहाँ बात करते हैं इनों से। ये बताइए कि कितनी ठंड है अभी? ठंड तो चरम सीमा पे है, मतलब घर से निकलने का दिल नहीं करता है, लेकिन आदमी बाहर नहीं निकलेगा तो हो नहीं पाएगा। इसलिए क्या व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से अलाव? अभी तो कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रहा। अभी तो यही कूट और पुआल क्रेट है, कूट है, ये लोग जला करके कैसे जिंदगी काट रहे हैं इस ठंड में? ये कार्टून जला के जिंदगी काट रहे हैं, रन बसा कर रहे हैं। 9 बजे तक दुकानदारी खुला रहता है। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, अलाव वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं। कोई अलाव का व्यवस्था क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए कि एक कुंडल लकड़ी गिरा देगा तो सब तापने का व्यवस्था हो जाएगा। कहना है कि ठंड काफ़ी है, लेकिन प्रशासन और नगर निगम के तरफ से अभी तक ना तो अलाव की कोई व्यवस्था है, ना ही कंबल वितरण की कोई व्यवस्था है। जो गरीब लोग हैं वो किसी तरह से कचरा चुन के, किसी तरह से कूट और लकड़ी लेकर वो जलाकर किसी तरह ज़िंदगी काट रहे हैं। ज़रूरत है प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था करे ताकि लोगों को ठंड में राहत मिल सके। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और गोपालगंज में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड और शीतलहर से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया है, जो गोपालगंज में इस बार सबसे कम तापमान है। ठंड के कारण यहां रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। जायजा लिया है हमारे सहयोगी मुकेश ने। गोपालगंज में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और यहाँ पर शीतलहर की वजह से पिछले कई दिनों से लोगों का जनजीवन जो है वो पूरी तरह प्रभावित हुआ है। और देखिए अभी हम खड़े हैं शहर के पोस्ट ऑफिस चौक के पास। लोग दिनचर्या के कामों में लगे हुए हैं, लेकिन ठंड इस कदर है कि यहाँ पर सुबह का जो तापमान है वो करीब 6 डिग्री दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान, जो सबसे ज़्यादा ठंड जो है गोपालगंज में पड़ रही है। और यहाँ पर जो जिला प्रशासन के द्वारा कई अलाव की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन वो अलाव भी जो है वो खत्म हो गई है। देखेंगे आप यहाँ पर कि सिर्फ थोड़ा सा राख बचा हुआ है और कुछ लोग भी हैं यहाँ पर जो अलाव पास खड़े हैं। जो लोगों का जो जनजीवन वो प्रभावित हुआ है, हम कुछ लोगों से बात करेंगे। तो क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार सिंह। तो दिनेश जी, जो ठंड पड़ रही है इसकी वजह से क्या दिक्कत हो रही है और क्या क्या पता नहीं आप लोगों को? अलाव का व्यवस्था कम है यहाँ पर। और अभी आप सड़क पे निकले हुए हैं, तो ठंड की वजह से घर में क्यों नहीं है, बाहर क्यों निकले हुए हैं? हम बच्चों को पढ़ाने के लिए निकले हैं। बच्चों पढ़ाने के लिए। देखिए जो लोग जो दिनचर्या का जो काम है, रोजमर्रा का जो काम है, वो उनका प्रभावित हुआ है और वो मजबूरी में घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। आगे की ठंड की वजह से लोग जो है घरों में रहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें तो काम की वजह से बाहर निकलना पड़ रहा है। तो गोपालगंज में जो ठंड जो है वो इस कदर है कि यहाँ पर फॉग की वजह से जो वाहनों का जो प्रचालन है उसको रफ्तार धीमी हुई है और लोग और गाड़ियों को लाइट जला के चलना पड़ रहा है।
मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और मुजफ्फरपुर में भी एक बार फिर ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। अचानक तापमान गिरने का असर जनजीवन पर दिखा। मुजफ्फरपुर में ठंड का जायजा लिया है सुधीर कुमार ने। मुजफ्फरपुर में मौसम ने अचानक यू टर्न ले लिया है। कई दिनों से स्थितियां सामान्य थी, लेकिन आप देखिए कि आज आकाश में किस तरीके का धुंध है। और अभी हम खड़े हैं NH 28 पर। मुजफ्फरपुर में NH 28 का ये नज़ारा है कि किस तरीके से विजिबिलिटी बहुत कम होने के कारण जो ट्रैफिक है वह रेयर है। 7 बज चुके हैं और उसके बाद भी कितनी कम तादाद में लोग निकले हैं। और आप देखिए ये मॉर्निंग वॉकर्स हैं और आप इनके कपड़ों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज जिस तरीके से इन लोगों ने ठंड का बंदोबस्त किया है उससे पता चलता है कि तापमान कितना कम है। जानेंगे हम लोगों से कि आखिर ये अचानक ये तो परिवर्तन है अचानक। ये चेंज जो है एक्चुअली नॉर्थ इंडिया के एक्सट्रीम पार्ट में देखिए, जम्मू कश्मीर वगैरह में जो बर्फबारी हुई है उसका इम्पैक्ट दिल्ली वगैरह में तो काफ़ी कम है। 2 डिग्री कल टेम्परेचर था मिनिमम, और उसी का इम्पैक्ट होते हुए यहाँ पर आया है। बहुत ठंड लग रही है। ठंडी 2 दिन से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसका कारण हो सकता है बर्फबारी गिरी है। आज की क्या हालत है? आज तो बहुत ठंडी है। कोहरा वगैरह टाइट देख रहे हैं, कोहरा तो कितना आगे दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी। ये बहुत घातक चीज है। बच्चों को खासकर बहुत परेशानी हो रही है। कोल्ड डायरिया से पीड़ित हो रहे हैं और जो विभिन्न तरह की बीमारियां हैं उससे पीड़ित हो रहे हैं। ये मौसम में चढ़ाव उतराव नहीं होना चाहिए। ये लग रहा है कि ये जो वैश्विक वातावरण है इसका प्रभाव है, दुष्प्रभाव पड़ रहा है इस पे। तो ये है लोगों का कहना कि जिस तरीके से तापमान गिरा है उसमें लोगों की परेशानी काफ़ी बढ़ेगी और ये स्थितियां कंटिन्यू रही तो जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनके सेहत पर इसका बुरा असर पड़ेगा और जो गरीब तबका है उनकी जीविका प्रभावित होगी और जो आम जनजीवन है वह इससे प्रभावित हो रहा है। अलाव के सहारे लोग जी रहे हैं। तो प्रशासन को भी चाहिए कि वो गरीब गुरबों को इससे निपटने के लिए व्यवस्था करे, नहीं तो परेशानी बहुत ज़्यादा हो सकती है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर।